पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता खत्म हो चुकी है, डिरेल हो चुकी है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना भी कई संकेत देता है। डिप्लोमेसी में इस तरह के फोन कॉल की बहुत अहमियत होती है, जिसे हॉटलाइन डिप्लोमेसी भी कहते हैं। माना जाता है कि यह डिप्लोमेसी सीधे संवाद के कारण ज्यादा कारगर होती है और इसका इस्तेमाल सूचना देने के लिए, यानी कोई जरूरी बात बताने के लिए किया जाता है। अब यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सी जरूरी बात बताने के लिए फोन किया, इसे लेकर कई कयास चल रहे हैं और इसे ईरान युद्ध के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान अमेरिका को यह धमकी दे रहा है कि अगर उसके एक भी बंदरगाह पर हमला हुआ तो वो यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और इराक के बंदरगाहों को बारूद से उड़ाकर खड़ा कर देगा। बंदरगाह पर अब पूरी चर्चा चल रही है, तो ऐसे में आज सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इन तमाम देशों को देखेंगे तो आज चर्चा इस बात को लेकर है कि भारत क्या इसमें भूमिका निभा सकता है। बड़ा सवाल आज यही है कि तेल के बदले तेल, गैस के बदले गैस, पुल के बदले पुल। अब ये लड़ाई कहां पर दिख रही है? आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या हो गया है? पहले इन्होंने एक दूसरे पर हमले शुरू किए कि पुल के बदले पुल, ऑयल रिफाइनरी के बदले ऑयल रिफाइनरी, और उसी के साथ पुल उड़ाने की जंग लड़ी गई। अब पुल उड़ाने की जो जंग लड़ी गई उसमें आप देखिए कि आज स्थिति क्या हो गई है। आज ये है कि पोर्ट्स के बदले पोर्ट्स की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई ने खाड़ी देशों को एक बार फिर से डरा दिया है, जो इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर वो किस तरह से अपनी स्थिति को संभालेंगे। आज सवाल ये भी है कि अगर ये तमाम खाड़ी देश ये चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने देश को सुरक्षित रख पाए, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर उनके पोर्ट पर हमला ईरान शुरू कर देता है, अगर बड़े पैमाने पर अमेरिका उनके पोर्ट्स पर नाकेबंदी कर रहा है, हमले कर रहा है, तो ऐसे में आज सवाल यही उठता है कि किस तरह से इसको संभाला जाएगा। तो चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि अमेरिका ईरान के किन बंदरगाहों पर हमले कर सकता है और ईरान इसके जवाब में खाड़ी देशों के किन बंदरगाहों पर हमले कर सकता है और निशाना बना सकता है। आज सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ओमान की खाड़ी में ये चाबहार पोर्ट है जिसको लेकर लड़ाई छिड़ सकती है। अब चाबहार पोर्ट पर अगर ईरान में हमला करता अमेरिका की बात करें तो उसने फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ओमान की खाड़ी में ईरान में 10 बंदरगाहों की नाकेबंदी की है। इनमें ओमान की खाड़ी में चाबहार पोर्ट अमेरिका के निशाने पर है। तो निशाना नंबर 1 ये आप देख रहे हैं इस वक्त चाबहार पोर्ट है। निशाना नंबर 2 इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बंदर अब्बास, ये दूसरा है बंदर अब्बास जो आप जीरो इन करके देख रहे हैं। ये बंदर अब्बास पोर्ट है जिस पर वो हमले कर सकता है। फिर सीरी द्वीप, तीसरा टारगेट जो है ये सीरी द्वीप है, यहां पर ये तीसरा टारगेट, जूम इन कीजिए, सीरी द्वीप। और इसके बाद चौथा टारगेट देखिए अस्लुए, जो चौथा टारगेट है लवान द्वीप पर भी हालांकि हमले कर सकता है और अमेरिका खार द्वीप पर भी निशाना कर सकता है, जहां जहां से जो ऑयल डिपो है ईरान का, जहां जहां से उनका तेल निकलता है उसी को लेकर चर्चा है और वहां वहां पर वो हमले कर सकता है। तो खार द्वीप, बुशेहर, एक और पोर्ट जो आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, इस पर भी वो हमला कर सकता है। असालुए पोर्ट, खार द्वीप, इमाम खुमैनी बंदरगाह, महशर पोर्ट और आखिर में खुर्रम शहर पोर्ट अमेरिका के निशाने पर। ये मशहर पोर्ट ऊपर में है, ये सब इस इलाके में आ जाता है और ये है खुर्रम शहर पोर्ट, खार द्वीप से आगे अंदर जाके लगता है। तो यहाँ का पोर्ट, यहाँ का पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स जो ईरान के हैं वो अमेरिका के टारगेट पर है। अमेरिका ने इनकी नाकेबंदी की है और ईरान द्वारा दावा कर रहा है कि अमेरिका सीजफायर खत्म होते ही इन पर हमले भी कर सकता है। तो देखिए, हालांकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर इन बंदरगाहों पर हमले होते हैं, आइए आपको दूसरी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और वहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। जब आप इस मैप को देखेंगे तो आपको एक एक करके वो सारे जो पोर्ट्स हैं ईरान के वो दिख जाएंगे। खुर्रम शहर पोर्ट आप देख ही रहे हैं जिस पर वो हमले कर सकता है। इसी के साथ ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है
और फारस की खाड़ी में प्रमुख पोर्ट्स जो है, अब वो किस पर हमले कर सकता है। तो हमने बड़े मैप पर आपको ये तो दिखा दिया कि अमेरिका ईरान के कौन कौन से पोर्ट्स पर टारगेट कर सकता है, लेकिन अब ये खाड़ी देशों के कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो बंदरगाह जिन पर हमले कर सकता है ईरान। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे यूएई के अबू धाबी में खलीफा पोर्ट है। खलीफा पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है यूएई में। ये वाली जगह पर दिखा दीजिए, आप दूसरी तरफ का पोर्ट दिखा रहे हैं अभी, ये यूएई में दिखाइए। चलिए, दोहा में ये रास खान है, खलीफा पोर्ट है, शाहजहां पोर्ट है, सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज पोर्ट है, जुबैल पोर्ट है, रास टानुरा पोर्ट है जिसको निशाना बना सकते हैं, कतर में दोहा, रास लफान और हमाद पोर्ट पर ईरान हमले कर सकता है। कुवैत में मीना अल अहमदी जो पोर्ट है उस पर हमले कर सकता है। बहरीन ने अगर आप देखिए तो वहां पर मनामा पोर्ट पर हमले करके ईरान अमेरिका हमलों का बदला ले सकता है और ये धमकी दे सकता है। और इसीलिए आज दिलचस्प बात यही है कि जब आप इन पोर्ट्स वर्सेस पोर्ट्स की लड़ाई को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहां पर चला गया है। ये नया फ्लैश पॉइंट है, ये नया फ्लैश पॉइंट बन गया है इनके बीच में, और इससे ये और भी ज्यादा युद्ध विस्तार ले सकता है। अगर इसमें रशिया और चाइना की एंट्री हो गई तो समझिए कि ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप भी ले लेगा। आज ये सारे हमने पोर्ट्स आपके लिए एक मैप में भी इकट्ठा कर दिए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि इतने पोर्ट्स में अगर युद्ध छिड़ता है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। आज रात 9 बजे से सीज फायर को खत्म होने में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है। एक सवाल ये नहीं है अब कि इस युद्ध विराम के खत्म होने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग छिड़ेगी। सवाल यह है कि जब इस युद्ध का राउंड 2 शुरू होगा तब क्या ये एक नए वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकता है? क्या रशिया, चाइना की भी इसमें एंट्री हो सकती है? क्या इस बार यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भी ईरान पर जवाबी हमले कर सकते हैं? अभी तो हालात जो बनते हुए दिख रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये युद्ध आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसका कारण यह है कि अमेरिका ने फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में ईरान के बंदरगाहों की जो नाकेबंदी की है, इसके खिलाफ रशिया और चाइना का ईरान को खुलकर समर्थन मिल रहा है। रशिया ने अमेरिकी नाकेबंदी को उकसाने वाला और खतरनाक कदम बता दिया है। रशिया ने यह भी चेतावनी दी है कि इससे मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे भयानक युद्ध भड़क सकता है, और अगर ऐसा होगा तो रशिया चुप नहीं बैठेगा। यही धमकी चाइना भी दे रहा है। चाइना ने भी अमेरिकी नाकेबंदी को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के खिलाफ बताया है। चाइना भी कह रहा है कि नाकेबंदी नहीं हटी तो युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। इस सब के बीच वॉशिंगटन डीसी में इन तस्वीरों पर खूब मंथन हो रहा है। ये तस्वीरें रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव की है, जो अचानक से बीजिंग के दौरे पर आए हैं। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई नई रणनीति तो नहीं बना रहे हैं? असल में जब आप रशिया और चाइना को देखते हैं तो ये दोनों वो देश हैं जिन्होंने इस युद्ध में ईरान को जीवित रखा। दुनिया ने तो यही देखा कि ईरान इस युद्ध में झुका नहीं, अमेरिका के सामने भिड़ा रहा। लेकिन कम लोगों ने समझा कि ईरान इसलिए नहीं झुका क्योंकि रशिया, क्योंकि चाइना उसके साथ थे, इसलिए ईरान नहीं झुका। इनमें भी रशिया ने ईरान को यह बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने कहां कहां पर मौजूद हैं। रशिया ने सैटेलाइट डेटा ईरान को भेजा और इसी की मदद से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। रॉयटर्स के मुताबिक रशिया की सैटेलाइट्स ने 21 से 31 मार्च के बीच मिडिल ईस्ट के 11 देशों में कुल 24 सर्वे किए। इन्हीं 24 सर्वे में 46 अमेरिकी ठिकानों की पहचान की गई है जहां ईरान की तरफ से मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स दागे गए। और सोचिए, जब रशिया बाहर से मदद कर रहा था तब उसकी मदद से ईरान ने कितनी तबाही मचाई। अगर रशिया डायरेक्ट ही इस देश में शामिल हो गया, अगर आप सोचिए इस युद्ध में रशिया डायरेक्ट शामिल हो गया तो अमेरिका के लिए यह युद्ध कितना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा नहीं होगा ये अपनी जगह है, लेकिन भीषण जरूर यह युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध में आप लगातार ईरान के शाहिद ड्रोन के बारे में काफी सुन रहे होंगे। कहा जाता है ये वही ड्रोन है जो ईरान ने रशिया को भी दिया है, लेकिन अब CNN की एक नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान ने इस युद्ध में जो शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किए वो मेड इन रशिया थे। रशिया ने इन ड्रोन्स में कोमेटा B नाम का सैटेलाइट नेविगेशन मॉड्यूल लगाया जो इस ड्रोन को दुश्मन के रडार से बचाता है। और जानते हैं इस ड्रोन का अमेरिकी नाकेबंदी से गहरा संबंध है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर ये संबंध क्या है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका खूंटा गाड़कर इस जगह पर बैठा हुआ है, वो नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास इसलिए नाकेबंदी की है
क्योंकि वो रशिया और चाइना के उन जहाजों को पकड़ना चाहता है जो ईरान को हथियारों की चोरी छिपे सप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए ईरान ने स्ट्रेटेजिक जगह पर, ये देखिए, यहां पर उन्होंने अपना खूंटा गाड़ दिया है, क्योंकि यहां से वो तमाम जहाजों की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि उनको शक है कि चाइना, रशिया हथियारों की चोरी छिपे सप्लाई ईरान को कर रहे हैं। ये जहाज होते तेल और गैस के हैं, लेकिन इन्हीं में हथियार छिपा कर रखे गए होते हैं, ऐसा उसका दावा है। अब अमेरिका यहां इस जगह पर खूंटा गाड़कर बैठ गया है कि वो ईरान से आने वाले और ईरान जाने वाले जहाजों की तलाशी लेगा और उसे सप्लाई होने वाले हथियारों की ही आपूर्ति को रोक देगा। लेकिन रशिया भी एक बड़ा गेम खेल रहा है, जानते हैं क्या? तो कैस्पियन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक रशिया ईरान को युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार दे रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ ही नहीं रहे हैं, वो आ रहे हैं कैस्पियन सी से। और ये कैस्पियन सी सागर का जो रास्ता है वो इस तरफ से है रशिया के जरिए। तो ये समझ लीजिए, ऊपर आपको रशिया दिख रहा होगा, ये है कैस्पियन सी जो डायरेक्टली लिंक करता है रशिया को ईरान से। और ये यहाँ पर अजरबैजान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि विश्व के पॉलिटिकल मैप पर ये देश कहाँ है। तो जो अमेरिका सोच रहा है कि यहाँ पर वो ब्लॉकेड कर रहा है और सोच रहा है कि चाइना, यानी चाइना इधर से या किसी तरीके से यहाँ से चाइना और सारे जो है वो नीचे इंडियन ओशन से आते हुए यहाँ से हथियार दे रहे हैं ईरान को, यहाँ पर नाकेबंदी कर रहा है। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रशिया, जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, वो कैस्पियन सी से हथियार ईरान को पहुंचा रहा है। तो कैस्पियन सागर में अमेरिका चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। अब अमेरिका यहां आ ही नहीं सकता और इसी बात का रशिया और ईरान फायदा उठाते हैं। रशिया इसी रास्ते से ईरान को हथियार भेज रहा है और ईरान भी कह रहा है कि ये सीजफायर जिस दिन खत्म होगा उस दिन वो पूरी ताकत के साथ वापसी करेगा। अब यहां रशिया के बाद आप चाइना के रोल भी देखिए, उसका क्या रोल है, क्योंकि चाइना भी ईरान को इस युद्ध में लगातार हथियार दे रहा है। चाइना ईरान को मिसाइलों के जरूरी पुर्जे, आर्थिक सहायता, एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। इन सिस्टम्स को मैन पैड्स या मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी कहते हैं, जिन्हें कंधे पर रखकर चलाया जाता है और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों को यह निशाना बनाता है। रॉयटर्स का दावा है कि चाइना ईरान को शायद ड्रोन की मोटर मिसाइल्स के लिए सॉलिड फ्यूल, रॉकेट लॉन्चर्स के लिए केमिकल्स दे रहा है और ये सारे हथियार शैडो फ्लीट के जहाजों से ईरान भेजे जा रहे हैं और इन्हें ही रोकने के लिए अमेरिका ने ये नाकेबंदी की है। हालांकि चाइना भी आगे से आकर कह रहा है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को हाथ भी लगाया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और इसीलिए आज हॉर्मूज पर अमेरिका और चाइना आमने सामने है। इस धमकी से अमेरिका भी इतना डर गया कि आज अमेरिका नाकेबंदी के बाद चाइना का पहला जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरा, लेकिन अमेरिका ने इसे रोका ही नहीं। अमेरिका कह रहा है कि ये जहाज यूएई से आ रहा था, इसीलिए इसे नहीं रोका गया, लेकिन लाइव ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि ये जहाज यूएई से आ जरूर रहा था, लेकिन ये गुजरा ईरान के द्वीप के पास से था। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका चाइना से डर गया और क्या इसी वजह से उसने इसके जहाज को नहीं रोका ताकि ये फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका ने अब से कुछ देर पहले अपनी नाकेबंदी को अब इस इलाके में और बढ़ा दिया है, यानी उसने और जहाज लगा दिए ताकि ईरान से आने वाले जहाजों को रोका जा सके। और इससे यूरोप के देशों को डर लग रहा है कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसी डर से, इमैनुअल मैक्रोन ने इसी डर से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों देशों से यह कहा कि वो शांति वार्ता को फिर से शुरू करें और सीजफायर खत्म होने से पहले एक समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश तो की जाए। यानी फ्रांस को भी लग रहा है कि ये युद्ध और ज्यादा भयानक और भयंकर रूप ले सकता है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान और अमेरिका से फिर से शांति वार्ता की अपील की है। हालांकि यहां रशिया की तरफ से एक बड़ा प्रस्ताव यह आया है कि वो ईरान का जो यूरेनियम है ना, वो ईरान के यूरेनियम को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। देखिए, सारा का सारा मसला यही है कि अमेरिका किसी तरह से चाहता है कि ईरान अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। वो कभी कहते हैं हमें सौंप दीजिए, उसे सौंप दीजिए, लेकिन ईरान और रशिया की आपस में अच्छी बनती है। अगर रशिया ये प्रपोजल दे रहा है
और ईरान रशिया को अपना न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो देने को तैयार हो जाता है, तो क्या एक रास्ता निकलेगा? रशिया ये कह रहा है कि ईरान ने जो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम 60% तक एनरिच कर लिया है वो उसे दे दे, रशिया अपने यहां सुरक्षित रख लेगा, और ईरान को भी रशिया पर भरोसा है। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। पश्चिमी मीडिया तो ये कह रहा है कि इसी यूरेनियम के कारण इस्लामाबाद की शांति वार्ता फेल हो गई। अब ईरान का कहना है कि वो 5 साल के लिए अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोक सकता है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि वो 20 साल तक ऐसा ना करे। यही पूरी बात फंसी है और अब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है। हालांकि ईरान इसका भी मजाक उड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें नाकेबंदी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाया गया है। देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक से एक मीम्स जितने भी एम्बसीज हैं ईरान के अलग अलग देशों में वो बना रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कैसे सन्नाटा पसरा है। सीज फायर से ज्यादा जहाज तो युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर रहे थे। 8 अप्रैल के बाद जहाजों का ट्रैफिक 90% घटा है। सीज फायर के एक हफ्ते में 58 जहाज को हॉर्मूज को पार कर पाए हैं। 670 जहाज अब भी पर्शियन गल्फ में फंसे हैं, जिनमें 329 जहाज तेल और गैस के हैं। 17 करोड़ 20 लाख बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने में फंसा है। 50 बड़े जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 9 जहाज जापान के हैं, 5 जहाज चाइना, साउथ कोरिया और ग्रीस के हैं।